दुनिया में 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। मतलब ये ऐसे देश है जिन पे दुनिया का कोई भी देश अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा, और अगर गलती से अटैक कर दिया तो ये देश उसे तबाह कर देंगे। पर जिस चीज पे हम लोग को सबसे ज्यादा गर्व करना चाहिए वो ये है कि इंडिया का नाम भी इसमें शामिल है। पर इतना आसान नहीं था इंडिया के लिए न्यूक्लियर बम बनाना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था इंडिया को। अब 25 से 30 साल लग गए थे इंडिया को न्यूक्लियर बम बनाने में। जब इंडिया बना रहा होता है न्यूक्लियर बम, तो बहुत सारे जो दुनिया के देश थे वो इंडिया पे सैंक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं। अमेरिका बनाने नहीं दे रहा था। अमेरिका जो है सैटेलाइट से भारत पे नजर गड़ाए रखा था कि भारत क्या कर रहा है, कैसे बना रहा है न्यूक्लियर बम। और जो भारत के साइंटिस्ट न्यूक्लियर बम बना रहे थे उनको मरवा भी देता है अमेरिका। और फिर भी 11 मई 1998 को जो है भारत न्यूक्लियर टेस्ट करता है, और फाइनली न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल होता है और भारत न्यूक्लियर बम बना लेता है। छठवां देश बन जाता है न्यूक्लियर बम बनाने वाला। अमेरिका के मुंह पे एक तमाचा लगता है, भारत फिर न्यूक्लियर बम बना लेता है। और आज हम बात करेंगे कि भारत कैसे न्यूक्लियर बम बनाता है पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले न्यूक्लियर बम होता क्या है। न्यूक्लियर बम जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है, पावरफुल बम है। ये अगर किसी शहर पे गिराया जाए तो वो पूरा शहर को तबाह कर देगा। अब दो तरह के न्यूक्लियर बम होता है, एक होता है एटम बम या एटॉमिक बम, दूसरा होता है हाइड्रोजन बम या थर्मो न्यूक्लियर बम। एटम बम जो होता है जिसमें एटम्स क्या होते हैं, वो स्प्लिट होते हैं, टूटते हैं, और जो एनर्जी निकलती है उससे तबाही मचती है। हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि एटम जब जुड़ते हैं, और जुड़ने पे एनर्जी चाहिए होती है, फिर जुड़ने के बाद वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकालते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकालते हैं, और वो एनर्जी जो है वो तबाही मचाती है। अब एटम बम जो है वो हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और हाइड्रोजन बम तो अभी तक गिराया नहीं गया है कहीं पे भी। ये 1000 गुना पावरफुल होता है एटम बम से, 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है हाइड्रोजन बम। कुछ ही देशों के पास हाइड्रोजन बम है, जबकि एटम बम 9 देशों के पास है। अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाने की शुरुआत कहां से होती है, तो 16 जुलाई 1945 को अमेरिका जो है न्यूक्लियर बम बनाता है वर्ल्ड वॉर 2 को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। वो जो ये ओपेनहाइमर है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन पे अभी पिक्चर भी आई थी, यही न्यूक्लियर बम बनाते हैं अमेरिका के लिए 16 जुलाई 1945 को। इनको फादर ऑफ एटॉमिक बम भी बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो बनाया था अमेरिका वो एटम बम था, ना कि हाइड्रोजन बम। तो 16 जुलाई 1945 को एटम बम बनाया था। दो एटम बम, फैट मैन और लिटिल बॉय, ये दोनों एटम बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराए गए थे। और जापान वर्ल्ड वॉर 2 में जो है सरेंडर कर नहीं रहा था, पर ये बम गिराने के बाद जापान तुरंत ही सरेंडर कर देता है, जिससे देख के दुनिया के सभी देश क्या समझते हैं कि आने वाले समय में जिसके पास न्यूक्लियर बम होगा वही जो है पावरफुल कंट्री होगा। तो इसलिए सभी जो है न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर देते हैं पावरफुल बनने के लिए। तो सबसे पहले यूएस बनाता है, फिर सोवियत यूनियन या रसिया भी इसको समझ सकते हो, यूके बनाता है, फिर फ्रांस बनाता है, चाइना बनाता है। ये सभी देश बनाते हैं। हम लोगों को किसी से भी प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम थी चाइना से। 16 अक्टूबर 1964 को चाइना बनाता है। 1962 में क्यों प्रॉब्लम थी चाइना से, क्योंकि 1962 में जो है चाइना हम पे अटैक कर देता है और हम लोग का जो एक्साई चीन था उसको छीन लेता है, और हम लोग को बहुत नुकसान कराता है। और हम लोग फाइनली ये जो इंडिया चाइना वार थी 1962 में, ये हार जाते हैं, जिससे हम लोग का जो दुश्मन देश है वो चाइना बन जाता है। और 1964 में जब ये टेस्ट करता है तो हम लोग को लगता है कि अब हम भी न्यूक्लियर बम जो है बनाएंगे चाहे जैसे। फिर 1965 में पाकिस्तान भी हम लोग पे अटैक कर देता है, अगस्त 1965 में करता है, और सितंबर 1965 तक ये वॉर चलती है। हम लोग को बहुत नुकसान इसमें भी होता है। हम लोगों को पहले चाइना अटैक किया, फिर पाकिस्तान अटैक कर दिया, कोई हम लोग से डर ही नहीं रहा है। तो हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग को अब न्यूक्लियर बम बनाना है, जिससे कि हम लोग से देश डरे। यहीं पे अक्टूबर 1965 में एक साइंटिस्ट आते हैं भारत के तरफ से। वो अक्टूबर 1965 में ऐलान करते हैं कि भारत जो है, अगर भारत की सरकार हमें इजाजत दे तो भारत 18 महीने में न्यूक्लियर बम बना सकता है आसानी से। वो साइंटिस्ट थे लेजेंडरी साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा जो है वो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं। अब ऐसे समझ लो कि जो ओपेनहाइमर थे, जो अमेरिका के लिए न्यूक्लियर बम बनाए थे,
वैसे ही ये फादर ऑफ एटॉमिक बम थे, वैसे ही होमी जहांगीर भाभा फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम माने जाते हैं। और ये भारत के लिए न्यूक्लियर बम बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ था, इन्हीं का, होमी जहांगीर भाभा का। तो होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था, अमीर पारसी फैमिली में। इनके फादर जो है वो लॉयर थे और इनकी माँ जो है वो मेहरबाई भाभा थी। और जो है स्टार्टिंग में ही इनका साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जग जाता है। और फिर उसके बाद ये अपनी स्कूलिंग जो है कैथेड्रल जॉन कॉनन स्कूल मुंबई में कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद ये कॉलेज जो है एल्फिंस्टन कॉलेज और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अपना कॉलेज कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद ये चले जाते हैं इंग्लैंड, यूरोप में चले जाते हैं। वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज से ये अपना क्या कंप्लीट करते हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद अब ये जो इंजीनियरिंग इनको कंप्लीट करने के लिए इनके फादर और इनके दूर के अंकल लगते थे उस टाइम के टाटा ग्रुप के चेयरमैन, यानी कि इनका जो है रिलेशन टाटा ग्रुप से भी था। टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो थे दोराबजी टाटा, उनसे क्या था, इनका अंकल का रिलेशन था, दूर का था, सगे अंकल नहीं थे। तो ये इनके फादर और दोराबजी टाटा इनको फोर्स करते हैं क्या करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए। इनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। फिर उसके बाद ये इंडिया आके टाटा ग्रुप को और आगे ले जाते हो, वहां पे बिजनेस कराना चाहते थे टाटा ग्रुप को आगे ले जाने के लिए। अब इनका इंटरेस्ट क्योंकि था नहीं ये सब में, इनका इंटरेस्ट था फिजिक्स में। अब ये जब जाते हैं इंग्लैंड में तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, नील्स बोहर, फिर बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है या वहां पे इनको मिलते, क्योंकि उस टाइम पे ना 1930 में वहां पे यूरोप में एक साइंटिफिक वेव आई थी। बहुत सारे तगड़े तगड़े साइंटिस्ट जो है वहां पे रिसर्च कर रहे थे, वहां पे बहुत सारी रिसर्च चल रही थी। तो वहां पे इनका इंटरेस्ट इस सब में लग जाता। तो ये फादर इनके चाहते थे कि ये इंजीनियरिंग करके टाटा ग्रुप ज्वाइन करे। तो ये फादर को लेटर लिखते हैं कि हमें कोई भी बिजनेस या जॉब नहीं करनी है टाटा ग्रुप में, हमें फिजिक्स में रिसर्च करनी है, इसलिए हम रिसर्च करना चाहते हैं यहीं पे ये ग्रेट साइंटिस्ट के साथ रह के। तो इनके फादर मान जाते हैं और ये यहाँ पे कॉस्मिक रेस पे ये रिसर्च करते हैं। और ये फिर वो बहुत फेमस हो जाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं, बहुत वहां पे ये फेमस हो जाते हैं, यूरोप में पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं। और ये 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किए जाते हैं। फिर आता है 1939 और ये क्या है, ये चले आते हैं इंडिया में छुट्टियों पे। अब जब इंडिया में छुट्टियों पे आते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है और ये जा नहीं पाते इंग्लैंड फिर रिसर्च के लिए। अब ये इंडिया में ही रह जाते हैं। अब इंडिया में जब रहते हैं ये, तो क्या होता है कि इंडिया का कल्चर वल्चर देख के इनके अंदर देशभक्ति जाग जाती है, जिसके वजह से ये चाहते थे कि अब ये इंडिया के लिए कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, इंडिया को आगे ले जाएंगे। इसलिए ये इंडिया के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से ये यहां रुक जाते हैं इंडिया में। अब क्या होता है कि IISc बेंगलोर जो है वहां पे ये कॉलेज में यहां पे जाके ये रिसर्च करते हैं। सीवी रमन जो है, जो नोबेल प्राइज जीते थे, रमन इफेक्ट दिए थे, ये नोबेल प्राइज विनर है। जो इनको इंडियन इनको नहीं जानते, वो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, पर सीवी रमन जो है वो नोबेल प्राइज जीते थे, बहुत ही नामी जामी साइंटिस्ट है भारत के। तो इनके साथ ये मिलते हैं, यहीं पे रिसर्च खूब कंप्लीट करते हैं। फिर 1943 में ये इनका था कि यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रहा है, ठीक है। इनका था सपना कि एक अलग से एक इंस्टीट्यूट बनाई जाए जहां भारत के साइंटिस्ट और डीप रिसर्च करे और तगड़ी रिसर्च करे, साइंटिफिक रिसर्च करे और तगड़े लेवल पे और एक्सपेरिमेंट्स करें। तो ये इनका सपना था एक इंस्टीट्यूट बनाने का। तो 1943 में ये टाटा ग्रुप के उस टाइम के चेयरमैन JRD टाटा को एक लेटर लिखते हैं और उसमें ये बोलते हैं कि एक इंस्टीट्यूट ये बनाना चाहते हैं और ज्यादा रिसर्च करने के लिए। तो 1 जून 1945 को टाटा ग्रुप क्या करता है, एक इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR नाम के से एक इंस्टीट्यूट बनाता है। अब ये इंस्टीट्यूट आज भी बहुत फेमस है और आज भी इंडिया को बहुत अच्छे लेवल की रिसर्च कराता है यहाँ पे। फिर उसके बाद 1947 आता है, भारत आजाद हो जाता है। भारत आजाद होता है, फिर 26 अप्रैल 1948 को ये नेहरू से कहते हैं कि हम लोगों को भारत को न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर रिसर्च में आगे ले जाने के लिए हम लोगों को कुछ बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो नेहरू इनसे प्रभावित होते हैं और बोलते हैं 3 अगस्त 1948 को एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया जाता है। अब जैसे समझ लो एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्या है, जैसे इसरो बनाया गया था स्पेस रिसर्च में आगे ले जाने के लिए इंडिया को, वैसे ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया था भारत को न्यूक्लियर रिसर्च और न्यूक्लियर एनर्जी में आगे ले जाने के लिए। फिर आगे चल के न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया।
अब यहाँ पे जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो है चेयरमैन बन जाते हैं। फिर जनवरी 1954 आता है और ये समझते हैं कि अब भारत को चाहिए एक अलग से सेपरेट सेपरेट सेंटर या फिर जगह चाहिए, या इंस्टीट्यूट कह लो, वो चाहिए जहां पे न्यूक्लियर रिसर्च और न्यूक्लियर एनर्जी पे रिसर्च हो सके, तगड़े लेवल पे सिर्फ न्यूक्लियर रिसर्च हो सके और बाकी टॉपिक्स में नहीं। भारत के साइंटिस्ट को और डीप न्यूक्लियर रिसर्च के लिए एक जगह चाहिए, सेंटर चाहिए। तो जनवरी 1954 में एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, मुंबई में एक जगह है ट्रॉम्बे, वहां पे एईईटी नाम से एक सेंटर बनाया जाता है भारत के साइंटिस्ट के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए ये जगह बनाई जाती है। टाटा इंस्टीट्यूट बनाई गई थी सभी टाइप की रिसर्च करने के लिए, यहां सिर्फ न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए बनाया जाता है। फिर इसका नाम जो है बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क से 1967 में इसका नाम भी ऐसे रख दिया जाता है। फिर उसके बाद अगस्त 1957 में होमी जहांगीर भाभा जो है अप्सरा भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर स्टेब्लिश करते हैं। ये भारत का ही पहला रिएक्टर नहीं, एशिया का भी ये पहला रिएक्टर था अप्सरा। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे समझ लो, ये जो है ये रेडियो आइसोटोप्स क्या करता था, बनाता था, प्रोड्यूस करता था। भारत को मेडिकल डायग्नोसिस में और थेरेपी में मदद मिली थी रेडियो आइसोटोप से, और साइंटिस्ट को और ज्यादा न्यूक्लियर रिसर्च में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, आगे चल के और काम करते भारत के साइंटिस्ट, भारत को न्यूक्लियर रिसर्च में और आगे ले जाने के लिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत जरूरी था, ये एस्टेब्लिश करते हैं होमी भाभा। फिर उसके बाद 10 जुलाई 1960 को साइरस कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस नाम से एक और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, स्टेब्लिश होता है 10 जुलाई। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर था ये कनाडा और अमेरिका की मदद से इसको स्टेब्लिश किया गया था। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था भारत के न्यूक्लियर बम के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। क्या था कि जो न्यूक्लियर बम होता है उसमें जो चीज लगती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो यूरेनियम 235 होता है, प्लूटोनियम 239 होता है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर था ये प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस करता था। अब यही न्यूक्लियर रिएक्टर से जो प्लूटोनियम मिला था उसी को न्यूक्लियर बम में यूज किया गया था। तो साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर बना भारत के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि अक्टूबर 1962 आता है और चाइना अटैक कर देता है इंडिया पे, एक्साइड चीन छीन लेता, बहुत ज्यादा हम लोगों को नुकसान पहुंचा देता, और एज अ दुश्मन देश जो है वो खड़ा हो जाता है हम लोग के अगेंस्ट। अब यही क्या होता है, 16 अक्टूबर 1964 को चाइना न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लेता है, और हम लोगों के लिए एक डर आ जाता है दिमाग में कि ये दुश्मन देश अभी हम पे अटैक किया है, तो इसलिए हम लोग के अंदर एक डर बैठ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसी टाइम पे होमी भाभा भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए लंदन में जाते हैं, बोल देते हैं कि भारत, इसी टाइम पे जब चाइना न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो वो बोलते हैं कि भारत कोई डर उसकी बात नहीं, भारत 1.5 साल के अंदर न्यूक्लियर बम आराम से बना सकता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ना हम लोगों को किसी देश की हेल्प चाहिए बनाने के लिए, आराम से भारत बना सकता है। फिर उसके बाद 5 अगस्त को जो है पाकिस्तान जो है हम लोग पे अटैक कर देता है। 1965 का वॉर होने लगता है चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में। 23 सितंबर 1965 तक ये वॉर चलती है और बहुत नुकसान हम लोगों को भी होता है, पाकिस्तान को भी होता है, हम लोगों को नुकसान होता है। 1962 में चाइना हम लोग पे अटैक किया, फिर पाकिस्तान किया। हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि हम लोग को सबसे ज्यादा अब जरूरत है अगर किसी चीज की तो वो न्यूक्लियर बम की है, जिससे कि सभी देश हमसे डरें। तो यहाँ पे और तेजी से हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। अब यही क्या होता है कि अक्टूबर 1965 में होमी जहांगीर भाभा ऑल इंडिया रेडियो पे ऐलान कर देते हैं कि अगर भारत की सरकार इजाजत दे तो वो 18 महीने के अंदर वो न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, उनके अंदर एकदम पावर है और किसी भी देश की उनको मदद नहीं चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान चाइना को हिला देता है और बहुत ज्यादा ये फेमस हो जाता है इनका ये बात। फिर क्या होता है कि अब यही 3 महीने बाद 24 जनवरी 1966 को जब ये ऐलान किए थे ऑल इंडिया रेडियो पे, उसी के 3 महीने बाद एक प्लेन क्रैश में इनका डेथ हो जाता है। पता भी नहीं चलता क्या हुआ। माना जाता है कि अमेरिका चाहता नहीं था कि भारत न्यूक्लियर बम बनाए, ये पूरी ताकत से लगे थे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। अमेरिका चाल चलता है, बहुत सारे और भी देश चल सकते हैं, पर अमेरिका सबसे बड़ा जिम्मेदार थे इस प्लेन क्रैश के लिए। इस पर हम एक वीडियो भी बना रहे हैं, वो आप देखिएगा, हम डिटेल में समझाएं क्या भाभा की डेथ अमेरिका कैसे किया था या क्या हुआ था, सारा हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो
उनकी डेथ हो जाती है। यही न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत का ठप पड़ जाता है और थोड़ा स्लो हो जाता है इनकी डेथ के बाद। नहीं अगर ये होते तो बहुत जल्दी भारत न्यूक्लियर बम बना लिया होता। कोई बात नहीं, हो जाता है। लेजेंडरी साइंटिस्ट इनकी डेथ हो जाती है। फिर 1 जुलाई 1968 को ये लोग अमेरिका एक और चीज लेके आता है, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लेके आता है। यानी क्या लेके आता है कि 1968 से पहले 5 देश जो न्यूक्लियर बम का टेस्ट किए थे, बना लिए थे, बोलता है कि यही 5 देश बस बनाएंगे और किसी देश को हम बनाने नहीं देंगे, न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, हम बहुत प्रेशराइज करेंगे, हम नहीं बनाने देंगे, हम सैंक्शंस लगाएंगे जो बनाएगा। 5 मार्च 1970 को ये साइन करना शुरू करवाते हैं। भारत साइन ही नहीं करता कि नहीं करेंगे साइन, चलो भारत साइन ही नहीं करता। फिर उसके बाद क्या होता है कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद, उनकी भी एक मिस्ट्री डेथ है, इसमें भी कहा जाता है कि अमेरिका का ही हाथ था वहां ताशकंद एग्रीमेंट में, वहां वो उनकी डेथ हो जाती है। तो उसमें भी क्या कहा जाता है कि अमेरिका का हाथ था। पर 24 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी जी बनती हैं पीएम, भारत की प्रधानमंत्री बनती है। अब यहीं से सब कुछ बदलाव आता है न्यूक्लियर प्रोग्राम में, जो ठप पड़ा था भाभा की डेथ के बाद, यहां से तेजी आती है। राजा रमन्ना तेजी से लग जाते हैं। उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को दी गई थी और डीआरडीओ को दी गई थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो थे उसको हेड कर रहे थे राजा रमन्ना, और डीआरडीओ को जो हेड कर रहे थे वो नाग चौधरी कर रहे थे। ये 2 साइंटिस्ट और आर चिदम्बरम और पीके अयंगार, ये 4 साइंटिस्ट और भी 75 साइंटिस्ट पूरी ताकत से लग जाते हैं कि अब बना के रहेंगे न्यूक्लियर बम भारत के लिए। ये लोग जो लगे हैं देश की नहीं बनाने देंगे, बना के रहेंगे, ये लोग लग जाते हैं पूरी ताकत से। अब क्या होता है कि आता है डेट 18 मई 1974 का पोखरान, ये राजस्थान का जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक जगह है, ये थार डेजर्ट रेगिस्तान एरिया, यहाँ पे आबादी नहीं रहती। यहीं पे क्या किया जाता है, स्माइलिंग बुद्धा नाम से न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है और ये सक्सेसफुल रहता है। अब देखो यहाँ पे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। भारत क्यों 1998 में फिर से करता है न्यूक्लियर टेस्ट, अब ये समझो, क्योंकि यहां पे जो हुआ था टेस्टिंग वो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। यानी इससे ये पता चलता है कि भारत न्यूक्लियर बम बना सकता है। इस एक्सप्लोजन से ये पता चलता है कि भारत अब न्यूक्लियर बम बना सकता है। अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती न्यूक्लियर बम बनाने से। इस एक्सप्लोजन से ये पता चलता है। यहां पे कोई भी न्यूक्लियर बम का टेस्टिंग नहीं हुआ था, यहां जो एक्सप्लोजन हुआ था वो पीसफुल था, यानी कि अब भारत बम बनाएगा। ये चीज इससे ये पता चलती है, स्माइलिंग बुद्धा नाम से होता है। अब क्या होता है, जब ये भारत टेस्ट कर लेता, अमेरिका समझ जाता अब तो इंडिया बना लेगा, अब उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। तो साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर, जो जहां से प्लूटोनियम दिया गया था इस एक्सप्लोजन के लिए भी, उसको क्या करता है, कनाडा और जो अमेरिका मदद किए थे, कनाडा बोलता है कि हम अब नहीं करेंगे, अपना मदद बंद कर देता है, बंद कर दो, अब तो हम बना ही लेंगे, तो वो बंद कर देता है। अब यहीं पे जो अमेरिका जम के सैंक्शंस लगाता है, यूएन सैंक्शन लगाता है, और एनएसजी 1975 में एक चीज लेके आते हैं, जैसे एनपीटी लाए थे वैसे अब एनएसजी लाए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप नाम का एक नियम बनाते हैं कि अब जो है न्यूक्लियर बम बनाने की जो भी चीज है वो कोई भी देश किसी को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, और भारत को तो खास तौर पे नहीं करेगा। तो ये लोग एनएसजी लाते हैं, कोई हम लोग को सैंक्शन लगाते हैं पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब हम लोग अब न्यूक्लियर बम बनाने वाले हैं। 1980 से 1990 के बीच में माना जाता है कि भारत न्यूक्लियर बम बना लिया, न्यूक्लियर बम भारत फाइनली बना लिया। अब आती है बात टेस्टिंग करने की। अब न्यूक्लियर बम बना तो लिया, पता चला कि टेस्ट करेंगे, तबाही मचाएगा, कितना झटका देता है वो देखना है ना। तो बम तो रख दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे बन के तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है कि कितना झटका लगाता है, टेस्ट करके देखेंगे। तो टेस्टिंग होती है। अब टेस्टिंग के लिए जो है, अभी तक कोई भी भारत के प्रधानमंत्री टेस्टिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाहरी देश और अमेरिका बहुत तगड़ा प्रेशर बना रहे थे भारत पे। तो बाकी प्रधानमंत्री चाह रहे थे कि अगर उनकी सरकार गिर जाएगी, इसलिए वो खतरा मोल नहीं ले रहे थे। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जो है वो खतरा मोल लेते हैं और वो टेस्टिंग करने की शुरू करते हैं पोखरान में, राजस्थान में। तो यहीं पे ये लोग एक चीज लेते आते हैं, सीटीबीटी 1996 में। सीटीबीटी क्या है, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें क्या था
कि ये जो है सीटीबीटी में ये लोग कह रहे थे कि अब कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। भारत को ना करने के लिए ये लोग ये दिमाग लगाते हैं और बना देते कि ना तो अर्थ पे, ना तो लैंड पे करोगे, ना हवा में करोगे, ना पानी में, कहीं भी टेस्ट नहीं करने देंगे, हम लोग सैंक्शन लगा देंगे अगर टेस्ट किए। तो नरसिम्हा राव सोचते हैं कि चोरी से करेंगे हम लोग अब टेस्ट। तो चोरी से पोखरान में पूरा तरीका बनाते हैं कि टेस्ट करेंगे, पूरा बना लेते हैं सब कैसे कैसे करेंगे, छुपके से करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। टेस्ट हो गया, फिर सैंक्शन झेल लेंगे, पता तो चल जाएगा कि भारत न्यूक्लियर बम पावरफुल बनाया है या नहीं। टेस्टिंग करते हैं, अमेरिका की सैटेलाइट पकड़ लेती है, प्रेशर बनाते हैं वो लोग, टेस्टिंग रोकनी पड़ती है, टेस्टिंग नहीं हो पाती। अब यहीं पे एंट्री होती है अटल बिहारी वाजपेयी की। 19 मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं और उनका पहले से था कि कुछ भी हो जाए, मेरी सरकार गिर जाए, पर हम टेस्ट करके रहेंगे, चाहे जैसे करेंगे। तो वो आ जाते हैं, अड़क हो जाते हैं और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डीआरडीओ ये दोनों को मिलता है कि चुपके से करनी है टेस्टिंग, पता ना चले, एक बार टेस्टिंग हो जाए फिर देख लेंगे सब। तो टेस्टिंग के लिए एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के हेड थे, उनकी एंट्री होती है यहीं पे, और एक साइंटिस्ट अनिल ककोडकर थे, वो उनकी एंट्री होती है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे। ये दोनों और राजा आर चिदम्बरम, ये सभी मिलके क्या करते हैं, चुपके से टेस्टिंग करनी थी बॉम्ब की पोखरान में। अब यहां पे क्या होता है, आता है डेट। अब ये लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं, यहां पे गड्ढा करते हैं और फिर उसका बम फिट कर देते हैं और यहां पे इससे छुपा देते हैं कि सैटेलाइट पकड़ ना पड़े, झाड़ ओड़ से छुपा देते हैं। और देखो आर्मी के ड्रेस में आ जाते हैं, देखो ये एपीजे अब्दुल कलाम है और बाकी सभी जो साइंटिस्ट थे वो आर्मी की ड्रेस में थे, जिससे पता ना चले कि साइंटिस्ट पोखरान में टेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, सैटेलाइट से पता ना चले इसलिए। और काम जो है वो रात में करते हैं, रात में काम करते हैं जिससे सैटेलाइट ना पकड़ पाए। फिर उसके बाद क्रिकेट ग्राउंड वहां टूर्नामेंट अटेंड कर देते हैं, फिर उसका नाम वाम चेंज कर देते हैं। ट्रक से बम जब लाते हैं तो बहुत इधर उधर करके लाते हैं जिससे कि क्या हो, कोई पकड़ ना सके। पूरी तरह से अमेरिका जो है प्रेशराइज कर रहा था, इसलिए इतनी चुपके से करते हैं कि पता ही नहीं चलता अमेरिका को। फिर फाइनली आता है 11 मई 1998 और पोखरान में जहां पे स्माइलिंग बुद्धा वाला हुआ था टेस्टिंग, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वहीं पे अब हम लोग के असली जो न्यूक्लियर बम था उसका एक्सप्लोजन होता है 3:45 पे, 3:45 PM पे जो है तीन धमाका होता है। तीन धमाका 11 मई 1998 को होता है, तीनों सक्सेसफुल होता है इसमें। फिर उसके बाद 13 मई 1998 को दो और धमाका होता है, दो और टेस्ट होता है और ऑपरेशन शक्ति नाम से इस टेस्टिंग को बुलाया जाता है। पोखरान 2 टेस्ट भी इसको बोलते हैं। अब ये धमाका खूब मचाता है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो आते हैं, ऐलान करते हैं, क्योंकि मीडिया उडिया किसी को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है राजस्थान में, किसी को कुछ पता नहीं था। अचानक से आते हैं, बोलते हैं कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और सक्सेसफुल रहा, बहुत तगड़ा तबाही मचाया है, न्यूक्लियर बम तगड़ा बना लिया है भारत, फाइनली ये बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि खूब सेलिब्रेशन वोशन होता है कि ये एपीजे अब्दुल कलाम देखो कितना खुश हैं, कितना खुशी है कि भारत टेस्ट कर लिया है फाइनली। एकदम चोरी से हम लोग ऐसा करते हैं टेस्ट की पता ही नहीं चलता। अमेरिका खुद कहता है कि हम लोग को पता ही नहीं चला ये लोग कैसे टेस्ट कर लिए। फिर अमेरिका जो सैंक्शंस लगाता है भारत पे, यूएन खूब प्रेशर बना के सैंक्शन लगाते हैं, जापान भी सैंक्शन लगाता है, पूरी दुनिया ही जैसे लगाया जा रहा है ईरान उरान पे वैसा ये लोग हम लोग पे सैंक्शंस लगाते हैं, खूब दबा के सैंक्शन लगाते हैं। पर कोई बात नहीं, हम लोग झेल लेते हैं कि हम लोग बम बना लिए हैं, अपना सेफ्टी पक्का कर लिया, तुम लगा लो सैंक्शन। फिर अब यही 28 मई 1998 को पाकिस्तान भी क्या कर देता है, वो भी न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है, हम लोग का देख के वो भी बना लेता है। इसका अलग से वीडियो में आपको बताएंगे, वो भी टेस्ट कर देता है। फिर यहां अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो बोलते हैं कि हम लोग का है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, बम जो है हम किसी देश पे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम कोई जो न्यूक्लियर पावर कंट्री है हम पे अगर न्यूक्लियर बम से अटैक करता है तब हम उस पर अटैक करेंगे, हम पहले अटैक नहीं करेंगे। और जो भी कंट्री के पास नहीं हो उस पर हम अटैक नहीं करेंगे। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भारत अपनाता है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं कि क्या भारत के पास हाइड्रोजन बम है। न्यूक्लियर बम दो होते हैं ना, एटम बम और हाइड्रोजन बम। एटम बम तो चलो है, उस 5 टेस्ट में से क्या हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग हुई थी? तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के पास क्या हाइड्रोजन बम है या नहीं। तो देखो, जो सबसे पहले हाइड्रोजन बम बनाया था वो अमेरिका बनाया था 1952 में, ईवी माइक नाम से, और ये 10.5 मेगा टन का इसका पावर था, बहुत तगड़ा बम बनाया था। सबसे जो पावरफुल हाइड्रोजन बम होता है वो तसार बॉम्बा होता है, जो रसिया बनाया था 1961 में बनाया था, तसार बॉम्बा नाम से, वो सबसे पावरफुल हाइड्रोजन बम था। अब क्या है कि भारत जब 11 मई 1998 को
3 टेस्ट करता है, तो उसमें से एक टेस्ट जो है वो हाइड्रोजन बम का माना जाता है। बाकी 5 टेस्ट टोटल किया था भारत। 5 टेस्ट में से जो 4 हैं वो उनकी पावर कम थी, वो एटम बम थे, कुछ तो एटम बम से भी कम थे। एक जो था वो हाइड्रोजन बम का था, ऑपरेशन शक्ति में। अब बात करते हैं कि कौन सा था। तो सबसे पहले रसिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके और यूके, ये 5 देशों के पास हाइड्रोजन बम कंफर्म है ना। पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास भी नहीं है, और माना जाता है इजराइल के पास है या नहीं, कंफ्यूजन है, हो सकता है नहीं हो। ठीक है, ये सब देशों के पास नहीं है। तो जो 11 मई को टेस्ट हुआ था उसमें एक था हाइड्रोजन बम का टेस्ट, तो इसका पावर 45 किलो टन का था। हाइड्रोजन बम का पावर जो होता है, जैसे जो पहला अमेरिका का था ईवी माइक नाम से हाइड्रोजन बम, उसका पावर 10.5 मेगाटन था। भारत तो 45 किलो टन है, उसके मुकाबले बहुत कम है हाइड्रोजन बम हम लोग का। तो हाँ, ये है कि भारत के पास हाइड्रोजन बम है, मान सकते हैं, पर बहुत ही लो पावर है। देखो, हाइड्रोजन बम 50 किलो टन से 500 किलो टन की पावर में होता है, एकदम लो वाला हाइड्रोजन बम। फिर मीडियम वाला 500 से 5 मेगाटन का होता है। जो लार्ज हाइड्रोजन बम जो तगड़े होते हैं वो 5 से 50 के बीच में होते हैं। तो एक हम लोग का तो 45 किलो टन है। तो हाँ, बोल भी सकते हो कि ये एटम बम ही था, या फिर पावरफुल एटम बम था, या थोड़ा स्मॉल हाइड्रोजन बम बोल सकते हो। पर हाँ, भारत को मान सकते हो कि हाइड्रोजन बम है भी, और पावर के हिसाब से है। हो सकता है अब बना लिया हो, अब टेस्ट के लिए देख रहा हो, तो हाँ मान सकते हैं कि हाइड्रोजन बम भारत के पास है, पाकिस्तान उनके पास नहीं है। तो भारत है कंट्री जिसके पास हाइड्रोजन बम है। कुल मिलाकर होमी भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, आर चिदम्बरम और भी बहुत सारे साइंटिस्ट जिनका हम नाम नहीं ले सकते अभी, पर हमने लिया, वो सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर की मदद से भारत न्यूक्लियर पावर बना, न्यूक्लियर बम बनाया। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता जो अपनी परवाह नहीं किए कि सरकार गिर जाएगी, पर उन्होंने बनाया, और भारत फाइनली न्यूक्लियर पावर कंट्री बना, न्यूक्लियर बम बनाया। फाइनली भारत न्यूक्लियर बम बना लिया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो, क्या हम और अच्छा कर सकते थे, और अगर अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाए ये भी बताना। थैंक यू वेरी मच।